ठीक है। तो 8th क्लास में क्या पढ़कर आए हो वो बताओ। पहले बताओ कि लाइट है क्या, बताओ। हाँ, क्या है लाइट? बुक में नहीं लिखा होगा, हो सकता है। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। क्या है? एनर्जी का फॉर्म। ये कैसे पता चला एनर्जी का फॉर्म है? देखो, तुम पानी अगर रख दे रहे हो लाइट में, या हम लोग जा रहे हैं लाइट में, तो अपनी बॉडी गर्म होने लगती है। पानी रख दे रहे हो, पानी गर्म होने लग रहा है, मतलब पानी के पास एनर्जी आ रही है ना, गर्म हो रहा है तो कोई चीज़ गर्म हो जाती है लाइट में। तो मतलब एक तरह का क्या है? एनर्जी। समझ गए? सोलार पैनल आजकल लग ही रहे, देख ही रहे हो सोलर पैनल। तो लाइट को क्या लिखोगे? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ गए? अरे लिखना है, कॉपी खोलो। तो ये क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। समझ गए? एनर्जी का फॉर्म है। कॉपी सब लाएंगे क्योंकि इसमें पूरा लिखना ही है। और लाइट क्या करता है बताओ, तुम लोग सोच के बताओ, ऐसे याद मत करो। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और क्या काम करेगा लाइट? लाइट और क्या काम करता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं। जैसे देखो, फॉर्म ऑफ एनर्जी में हीट जैसे है, हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है कि नहीं? तो ये तो बहुत अलग डेफिनेशन तो हो नहीं गई। तो लाइट की कुछ अलग चीज़ भी बताओ जो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता हो। ये एनर्जी का अलावा और कुछ होता है? लाइट और क्या काम करवाता है? हैं? पाथ को नहीं, ऑब्जेक्ट को विजिबल कराता है। समझ गए कि नहीं? वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, एनी मैटर, प्रेजेंस ऑफ लाइट। समझ गए कि नहीं? हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मैटर, किसी भी चीज़ को लाइट के प्रेजेंस में ही देखते हैं। समझ गए कि नहीं? अगर लाइट प्रेजेंट नहीं रहेगा तो चीज़ें दिखेंगी नहीं। समझ गए? यह एक एनर्जी का फॉर्म है और इसके प्रेजेंस में हम लाइट को क्या, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? देख सकते हैं। तो बस इतना ही है लाइट। समझ गए? लाइट के नहीं समझे? अब पूछूंगा तो बताना, आ सकता है पेपर में ये। समझ गए? अब सुनना ध्यान से। लाइट के हिसाब से ऑब्जेक्ट को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, ये भी 8th में था। ऑन द बेसिस ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट डिवाइड किया गया है 2, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है पता ही है? लाइट के बेस पर ऑब्जेक्ट को 2 टाइप में डिवाइड करा गया है, एक ल्यूमिनस और एक नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब बल्ब, सन, स्टार। समझ गए कि नहीं? टॉर्च, जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। नॉन ल्यूमिनस का मतलब जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल मून, और कांच भी अगर चमकता है तो इसके पास भी खुद की लाइट नहीं होती। बोर्ड से भी लाइट आ रही है टकरा कर, इसकी भी खुद की लाइट नहीं होती। जहाँ से लाइट मतलब खुद की लाइट ना हो, खुद लाइट का एक सोर्स ना हो, वो नॉन ल्यूमिनस। ये सब हम लोगों ने 8th में पढ़ा था। ठीक है? अब लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहले लाइट को कहा गया कि ये एक लाइट मतलब कोई भी लाइट, ये लाइट वो लाइट, कोई भी लाइट। समझ गए? लाइट का मतलब ये नहीं कि सनलाइट की ही बात कर रहे हैं। लाइट का मतलब कोई भी लाइट, आग जलाओगे वहाँ से जो लाइट निकलेगी वो भी लाइट। समझ गए? अब यहाँ पर चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये लाइट एक पहले ये माना गया कि स्ट्रेट लाइन में चलती थी। कैसी?
लाइट कैसी चलती है? स्ट्रेट लाइन में ऐसा, और यही अपने को पढ़ना है, यही अपने को पढ़ना है। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन बाद में डिस्कवर हुआ कि लाइट एक वेव नेचर शो करती है। कैसा? वेव की तरह चलती है। स्ट्रेट लाइन भी चलती है, वेव की तरह भी चलती है। इसलिए लाइट की जो चीज़ स्ट्रेट चलती है वो पार्टिकल्स नेचर शो करता है। कौन सा? पार्टिकल नेचर शो करता है। तो ये हम लोग लाइट को पार्टिकल्स ही मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पर वेव नेचर भी लाइट शो करता है, इसलिए लाइट दो नेचर शो करता है, डुअल नेचर शो करता है। लिख लो, लाइट पार्टिकल्स के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है, इसलिए लाइट की डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। लाइट एक सनलाइट, अब हम लोग सनलाइट की बात कर लेते हैं। सनलाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? जिसको चलने के लिए प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को हम कहते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लाइट की स्पीड है। जैसे सन से जो लाइट आती है, बीच में बहुत सारे ऐसे मीडियम उसको मिलते हैं, बीच में ऐसे बहुत सारे मीडियम मिलते हैं जहाँ पर मीडियम होता ही नहीं, मतलब स्पेस ऐसा मिलता है जहाँ पर मीडियम ही नहीं होता। नहीं समझ पाए? तो वहाँ से भी लाइट अपने अर्थ तक पहुँच जाती है। सनलाइट की दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक वेव की और एक कैसी है? पार्टिकल्स की। अपने को केवल ये स्ट्रेट लाइन वाला ही पढ़ना है। लेकिन तुम देखो बुक में देखोगे स्पाइरल एक बनाया हुआ है, देखो बुक में देखो स्पाइरल टाइप का बनाया गया है। उसमें लिखा है कि पहले स्ट्रेट लाइन माना जाता था, लेकिन बाद में जब डिस्कवरी हुई लाइट की, मतलब और जो स्टडी हुई, तो ये पाया गया कि जो सनलाइट है या लाइट है वो वेव कैरेक्टर भी शो करता है। तो वेव कैरेक्टर, उसमें देखो एक वर्ड लिखा है डिफ्रैक्शन। क्या लिखा है? डिफ्रैक्शन लिखा है ना। तो जो वर्ड है ये डिफ्रैक्शन, तो ये क्या है? अब बुक में दिया है तो आ ही सकता है। तो डिफ्रैक्शन की वहाँ डेफिनेशन दी है, तो मैं बताता हूँ क्या है, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो एक पतली सी सुई रख दिया हम लोगों ने, या पॉइंट रख दिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया, या पतला सा सुई रख दिया, जो भी डिटेल रख दिया। अब ध्यान समझो, लाइट हमने यहाँ जलाया और पॉइंट रखा, जैसे या मैं ये चौक ही यहाँ रख रहा हूँ, तो ये देखो इसकी जो शैडो है एकदम डार्क बननी चाहिए। समझ नहीं पा रहे हो? देखो बात को समझने की कोशिश करो। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इधर से लाइट आ रही है, ठीक है, इधर से लाइट ऐसे आ रही है, इस ऑब्जेक्ट की इधर शैडो बननी चाहिए। समझ गए? समझ गए ना? लेकिन हम देखते हैं कि इस शैडो में भी ये लाइट यहाँ किनारे से ये अंदर चली जाती है। नहीं समझ में? नहीं समझे? नहीं समझे? तो इसमें समझ में नहीं आता, इसलिए बुक में लिखा है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लो। क्या लो? ये मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। समझने की कोशिश करो। इधर हम लोगों ने एक कार्डबोर्ड लगा दिया, ठीक है, तो इधर एक लाइट का सोर्स है, ये सोर्स ऑफ लाइट इधर लगा दिया, सोर्स ऑफ लाइट मतलब बल्ब लगा दिया, और ये ऑब्जेक्ट है, एकदम छोटा सा ऑब्जेक्ट है। अब लाइट निकलेगी, लाइट ऐसे ऐसे चल रही थी, हमने स्ट्रेट लाइन माना है, लाइट की बीम ऐसे जा रही है। लाइट अगर पॉइंट है, देखो ट्यूब लाइट अगर रहेगा ना, जैसे ट्यूब लाइट है, ये ट्यूब लाइट है, तो लाइट ऐसे जाएगी। समझ गए? पैरेलल। अगर बल्ब है तो कैसी जाएगी?
ऐसे जाएगी स्फेरिकल टाइप की, नहीं समझे? समझ गए? तो स्फेरिकल टाइप की लाइट जा रही है, तो जब इस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ी ऐसे, तो लाइट तो ऑब्जेक्ट को तो पार कर नहीं पाई, तो मतलब इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर शैडो बनेगी। समझ गए कि नहीं? अरे छाया बनेगी, नहीं समझे? लेकिन अब इस छाया में जैसा ऑब्जेक्ट है एक धुंधला सा छाया बनता है, मतलब ये लाइट इसके किनारे से जब टकराती है ना, तो लाइट बेंड होके इधर भी जाती है। किधर? जहां पर उसकी शैडो बन रही है। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? जहां शैडो बन रही है वहां भी लाइट चली जाती है, इसलिए शैडो कैसा हो जाता है? धुंधला। ये देखो, जैसे इधर है, इधर भी लाइट आ रही है। अब लाइट इधर कैसे आ रही है? इसके सामने तो बल्ब है, नहीं समझे? लाइट उधर कैसे जा सकती है? तो लाइट मुड़ रही है, मतलब किनारों से क्या हो रही है? बेंड होके वहां जा रही है जहां नहीं जाने चाहिए। अगर लाइट सीधे चलती तो लाइट यहां से इधर ही जाती, नहीं समझे? यह शैडो बनता है एकदम डार्क वाला। तो अगर यहाँ एकदम डार्क शैडो नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ किनारे से मुड़कर लाइट इसमें भी जा रही है जहाँ शैडो बन रही है। नहीं आया? आ गया ना? तो जहाँ शैडो बन रही है वहाँ लाइट जा रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि लाइट केवल पार्टिकल्स का नेचर नहीं शो करता, वो वेव का नेचर शो करता है। जैसे पानी वेव का नेचर शो करता है, पानी भी वेव का नेचर शो करता है। तो पानी अगर हम बहाएं तो जहाँ जगह पाएगी वहाँ चली जाएगी। ऐसे ही लाइट है, अगर लाइट बल्ब जलाओगे तो जहाँ जहाँ उसको स्पेस मिलेगा वहाँ वहाँ क्या होगी? चली जाएगी, कॉर्नर से टकरा कर। समझ गए कि नहीं? तो वही है डिफ्रैक्शन, वही वहाँ पे कहा है। एक बार पढ़ लो फिर से, डिफ्रैक्शन इफेक्ट। तो डिफ्रैक्शन वेव नेचर को बताता है। किसको बताता है? वेव नेचर को। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए ना? तो वेव नेचर को उस पैरा में जब नीचे की तरफ आओगे तो कुछ और चीज़ें दी हुई हैं। इंटरफेरेंस दिया हुआ है, मिला? देखो, नहीं मिल रहा है क्या? नहीं दिया क्या इंटरफेरेंस? नहीं दिया होगा। चलो, तो इंटरफेरेंस एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम दो लाइट को जलाते हैं, मतलब दो बल्ब को जलाते हैं ऐसे, तो इससे लाइट निकलती है, इससे लाइट निकलती है, फिर इसकी वेव के कैरेक्टर यहाँ और यहाँ मिल रहे हैं, तो यहाँ मिलने पर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, मतलब लाइट और ज़्यादा प्रकाश में दिखता है। नहीं समझ पाए? तो ऐसे ही कहता है, तो ये भी वेव की कैरेक्टर बताता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलो, ये तो इस डब्बे की बात हो गई, इसलिए मैंने बता दिया कि मान लो डिफ्रैक्शन आया तो कुछ समझ में तो आए तुम्हें वर्ड भविष्य में, समझ गए? नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके नीचे वाले पैरा में देखोगे तो वहाँ लिखा है, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में केवल अपने को क्या पढ़ना है? प्रोपगेशन ऑफ लाइट, स्ट्रेट लाइन की पढ़नी है। किसकी? स्ट्रेट लाइन की, सीधे चलती है लाइट, वेव वाली कैरेक्टर नहीं पढ़ना है। ठीक है? अब आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसमें अपने को सिलेबस में वो ये भी कह रहा है उसमें कि अपने सिलेबस में वो प्लेन मिरर वाला ज़्यादा है नहीं, केवल हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस स्फेरिकल मिरर क्या पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है ना प्लेन मिरर के बारे में, तो हम लोग पहले प्लेन मिरर पढ़ेंगे जानकारी के लिए। ठीक है? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है पता है कि नहीं? हाँ, क्या है रिफ्लेक्शन? क्या है रिफ्लेक्शन बाबा? हाँ? क्या है? कुछ नहीं। हाँ, देखो, रिफ्लेक्शन है कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट हो या फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है?
अब रे ऑफ लाइट आती है, देखो एक रहेगी न ऐसे लाइट जाएगी तो इसे कहते हैं, ये सब 8th में पढ़ा होगा, रे ऑफ लाइट। ऐसे अकेले, अगर बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हाँ बीम ऑफ लाइट। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, बीम ऑफ लाइट। ये सब पूछता नहीं। जैसे लाइट आई किसी भी सरफेस से टकरा कर स्ट्राइक करके और वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गई, समझ गए कि नहीं। अगर किसी सरफेस से लाइट स्ट्राइक करके सेम मीडियम में बाउंस बैक हो रही है तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हम बचपन में पढ़े हैं, समझ गए। तो अपने में आएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मतलब ये बाउंस बैक ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन, समझ गए कि नहीं, इन द सेम मीडियम, समझ गए। बाउंस बैक ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द सेम मीडियम कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, डेफिनेशन एग्जैक्ट मत याद करो, कैसे भी करो, बस कहने का मतलब वही निकलना चाहिए। सीबीएसई में यही रूल है, ठीक है, मिल जाएगा मार्क्स अपने आप। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में अब जितनी भी कन्फ्यूजन है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, वो दूर करने की कोशिश करना, ठीक है। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, जैसे ये प्लेन मिरर हम मान लेते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है पता ही है ना। ये प्लेन मिरर कैसे बनेगा, एक प्लेन कांच ले लो, ग्लास ले लो, उसके पीछे हाईली पॉलिश्ड कर दो। हाईली पॉलिश्ड मतलब ऐसा पॉलिश्ड करो जिसमें अच्छी इमेज बने, मतलब उबड़ खाबड़ पॉलिश्ड नहीं होना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पॉलिश्ड नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा लाइट का रिफ्लेक्टर क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट लिख लो। रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सबसे अच्छी बात यह है तुम लोगों को ज़्यादा थ्योरी बना के पेपर में लिखने के लिए नहीं आएगी, बस यही आता है, एक एक मार्क्स करके आएगा, तो उसमें तुम्हें 2-2 लाइन, एक एक लाइन बना के लिखनी है जो भी पूछा है। ऐसा नहीं कि पूरी अपने को थ्योरी याद रखनी है, ऐसा नहीं है। बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट सिल्वर होता है, चांदी, इसलिए हम सिल्वर की पॉलिश्ड करते हैं मिरर बनाते वक्त, समझ गए। तो पीछे जितनी अपने यहाँ मिरर है सब में सिल्वर लगा है, चांदी वाला पीछे, समझ गए, चांदी की पॉलिश्ड है, क्योंकि ये अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। जितनी अच्छा रिफ्लेक्टर होगा उतना अच्छा इमेज बनेगा। क्या ये रिफ्लेक्टर नहीं है, बोर्ड रिफ्लेक्टर नहीं है, तो बोर्ड है रिफ्लेक्टर, समझ गए। ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता तो अपने को तेज दिखती नहीं, ये बोर्ड ही नहीं दिखता, नहीं समझ पाए। देखो जैसे एक कांच हमने ले लिया एकदम प्लेन, और इस पे एक रत्ती का धूल मिट्टी नहीं है, एकदम अच्छे से साफ कर दिया। जितनी लाइट की इंटेंसिटी, ध्यान से समझो बालक, जितनी लाइट की इंटेंसिटी इधर है उतनी लाइट अगर इधर हो तो तुम्हें ये कांच सही से दिखेगा ही नहीं, मतलब दिखेगा ही नहीं, तुम ऐसे जाओगे कांच से लड़ जाओगे। मतलब क्या बोला नहीं समझे, लाइट आएगी आर पार चली जाएगी, ठीक है, इससे लाइट आएगी इधर से और इधर लाइट चली जाएगी, मतलब इससे रिफ्लेक्ट होके लाइट अपनी आँखों में आ नहीं रही है। अगर लाइट रिफ्लेक्ट होके अपनी आँखों में आएगी नहीं, रेटिना पे इमेज बनेगा नहीं, तो ये कांच दिखेगा ही नहीं तुम्हें, नहीं समझ पाए। मतलब अगर कोई चीज़ दिख रही है तो बात पक्की है कि लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर अपनी आँखों में आ रही होगी, रेटिना पे इमेज बन रहा होगा। तो अब ये प्लेन मिरर है, इसके बीच इसके पीछे सिल्वर की पॉलिश्ड है, फिर उस सिल्वर की पॉलिश्ड के पीछे एक और कलर लगाया जाता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। ये सब पेपर में आता है, मस्ती कर रहे हो क्या। तो यहाँ पर इसके पीछे कलर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सिल्वर के लेयर को क्या करता है, वो
प्रोटेक्ट करता है। ग्रीन कलर, ब्लैक कलर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इस पॉइंट का एक नाम है, ठीक है। ये जो लाइट है उस लाइट को क्या कहेंगे, आने वाली लाइट, हाँ, इंसिडेंट रे। और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पर एक बनता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन किस पर, मिरर पर, समझ गए, वो नहीं पूछेगा। अब ये नॉर्मल होता है, तो हमने देखा है कि इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे आई लिखते हैं और इसे क्या लिखते हैं, आर। आई यहाँ पर क्या है, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मान लो कोई पूछे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो कैसे बताओगे? हाँ, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये देखा गया लॉ में कि I इक्वल टू आर होता है। पहला लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल होता है टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ तो सबको याद रहता है। दूसरा लॉ क्या है, मतलब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला ये है, दूसरा क्या है, दूसरा अपने को अच्छे से याद होना चाहिए, दूसरे में ही कंफ्यूजन है। बताओ सेकेंड क्या है, हाँ ऐसा ही है। मतलब बताओ उसका, देखो जैसे मैं हिंदी में बताता हूँ, पहले ध्यान समझो। वो तो जो कहे उसी को मैं हिंदी में बताता हूँ। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड मीट एट सेम पॉइंट एंड लाइज इन सेम प्लेन। तो इसका मतलब हुआ एक ही पॉइंट पर मिलता है। अभी मारूंगा लपाड़े, अभी तुम्हें से बुलवाऊंगा। एक ही प्लेन पर मिलता है, एक ही पॉइंट पर मिलता है और एक ही प्लेन पर लाइज करता है। एक ही पॉइंट पर मिलता है, हम समझ गए। एक प्लेन पर लाइज करने का मतलब ये है, तुम इधर बैठना कल से। एक प्लेन पर लाइज करने का ये मतलब है कि जैसे ये बोर्ड है, जब इंसिडेंट रे आई तो ये इस बोर्ड पर ही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी बोर्ड पर होना चाहिए, होता है। मतलब इस बोर्ड से ना आगे जाता है ना पीछे जाता है। नहीं समझ पाए क्या? और नॉर्मल भी यही होता है। नॉर्मल कई सारे हो सकते हैं। देखो इस मिरर पर नॉर्मल ऐसे भी हो सकता है, नहीं समझे? नॉर्मल ऐसे भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर, नहीं समझे? ऐसे करेंगे तब भी नॉर्मल होगा, तब भी इससे परपेंडिकुलर बनाएगा। लेकिन नॉर्मल ये प्लेन पर ही होना चाहिए। ये प्लेन है ना, ये रे पीछे आगे नहीं होनी चाहिए। ऐसा एक प्लेन है, तीनों उसी प्लेन पर लाइज करना चाहिए। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? समझ गए? तो दूसरे में हम क्या लिखेंगे? इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई सेम प्लेन एट
सेम प्लेन एंड मीट सेम पॉइंट, मीट सेम पॉइंट, कॉमा लगा के लिख दो, दिस पॉइंट कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये सेम प्लेन पे रहता है कि बच्चे 12th में चले जाते हैं, 12वीं में यही नहीं समझ पाते कि सेम प्लेन में क्या मतलब क्या है। समझ गए? सेम प्लेन में यही चीज़ होती है। अब रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। समझ गए? पहला टाइप क्या है रिफ्लेक्शन का? हाँ, पढ़े हो? रिफ्लेक्शन के दो टाइप थे ना, कौन कौन से? एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये आएगा कि नहीं आएगा पर बहुत कम चांसेस है, लगभग नहीं आने के बराबर है। एक क्या है? डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन, पढ़ा है? ये मतलब इरेगुलर। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसे ही समझ लो, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इंसिडेंट रेज या बीम ऑफ लाइट पैरेलल हो और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल हो सेम पैटर्न, जिस पैटर्न से रेज आ रही है इंसिडेंट, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्टेड रे अगर जाए तो ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पर हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए। समझ गए? और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए ऐसा नहीं रहेगा, सरफेस कैसा भी हो सकता है। लाइट तो लाइट की बीम मतलब बीम ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे किधर का किधर भी जा रहा है। समझ गए? उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसमें क्लियर इमेज बनती है जैसे घर का कांच, इमेज एकदम अच्छा बनेगा। समझ गए? डिफ्यूज़न हर जगह हो रहा है, बोर्ड है यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसे अगर जूम करके देखोगे तो यहाँ बहुत सारे गड्ढे ऐसे 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 दिखेंगे, जिसकी वजह से इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। नहीं समझ पाए? बोर्ड है, टेबल है, चेयर है, सब जगह क्या हो रहा है? डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। समझ गए कि नहीं? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा? जो कांच है, हाईली पॉलिश्ड जो चीज़ें हैं उसी में होगा, जिसमें एकदम अच्छी इमेज दिखेगी अपने को। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। एक्टिविटी दिया है, इमेज के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। चलो, इमेज क्या है डिटेल से पढ़ेंगे, चिंता मत करो, नॉलेज है 3 लोगों का रहेगा, कभी भूलोगे भी नहीं। जल्दी जल्दी पढ़ाने का मतलब कुछ नहीं है। मैं चाहता था वो डायरेक्ट स्फेरिकल मिरर से पढ़ा देता, कहानी खत्म हो जाती। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। इमेज क्या है? इमेज है क्या? क्या है इमेज? बताओ, सोचो कि इमेज क्या है। अरे स्कूल में पढ़ाया होगा ना, नहीं पढ़ाया क्या है? अरे ये नहीं, वो तो नेचर है, वो तो इमेज का नेचर है। इमेज क्या है समझ नहीं पाए? वो जो बता रहे हो लेटरली इन्वर्टेड और ये वर्चुअल इरेक्ट, वो सब तो इमेज का नेचर है। इमेज की नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इमेज क्या है देखो, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब इंसिडेंट रे आती है, इंसिडेंट रे आई, मान लो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से उधर हमने बल्ब लगाया, इस ऑब्जेक्ट से बल्ब से लाइट आई, इस ऑब्जेक्ट से टकराई, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब नेग्लिजिबल है। ठीक है, पॉइंट का मतलब वही होता है। अब ये प्लेन मिरर है,
लाइट आई इससे टकराई तो बहुत सी रेज इससे आके टकराएंगे, फिर इससे टकराने के बाद मान लो ऐसे 2 रेज जा रही है। एक पॉइंट की इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रे की जरूरत है। कितनी रे की? 2 रे की। अब देखो इमेज बनता कैसे है। जैसे लाइट वहाँ से आई, ऑब्जेक्ट से टकराई, टकराने के बाद इधर उधर जा रही होगी, उसमें से कोई हमने 2 सिलेक्ट कर लिया। ऐसे सीधे भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये सीधे भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है, ऐसे जा सकती है, कैसे भी जाएगी, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट का इमेज बनाने के लिए केवल 2 रे की जरूरत होती है। कितने? 2 रे की। जितना इस बुक में हम पढ़ेंगे अभी 12th में जब भी पढ़ेंगे, 2 रे को लेकर एक पॉइंट की इमेज बना देंगे, समझ गए। तुम चाहो 4 रे को भी लेके बनाओ, उससे मतलब नहीं है, बनेगी वहीं जहां बननी है उसको। अब जैसे लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब यहाँ एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। अब यहाँ पर एक होगा नॉर्मल, क्या होगा? एक नॉर्मल इधर होगा और एक नॉर्मल कहाँ होगा? इधर होगा, समझ गए। अब ये इंसिडेंट रे है तो ये लॉ फॉलो करेगी रिफ्लेक्शन को। जितना एंगल यहाँ बना रही है इतना यहाँ, उतना एंगल यहाँ बना के ये इधर आ जाएगी। ऐसे ही इतना एंगल बनाकर ये यहाँ आ जाएगी, समझ गए। अगर प्लेन ऐसे है, प्लेन मिरर, लाइट जो ऐसे आ रही है तो यहाँ आई आर है, ये नॉर्मल है। अगर लाइट सीधे आती, इंसिडेंट रे सीधे आती तो क्या होता? याद रखना, जब भी रे डायग्राम बनाना है तो एरो का साइन ये जरूर होना चाहिए कि किधर से लाइट आ रही है और किधर जा रही है, ठीक है, ये होना ही चाहिए। अब ये प्लेन मिरर है, अगर सीधे आए, नॉर्मली इंसिडेंट रे आई तो वो रिफ्लेक्ट होके नॉर्मली ही जाएगी। यहाँ पर I = R = 0। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल या रिफ्लेक्शन एंगल दोनों 0 होगा। जितने से आएगी उतने से वापस चली जाएगी। 90 से आ रही है, मतलब नॉर्मल से आ रही है, नॉर्मल से जाएगी तो इसके ये अगर इस पर से आ रही है तो इसी पर से वापस जाएगी तो 0 डिग्री बना लेगा। अब देखो इसमें जो कहानी है इसमें वो ये है, अब रे इधर गई, अब इधर जाने के बाद क्या ये दोनों आपस में मिलेंगे? ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलेंगी? तो नहीं मिलेंगी। तो इसमें इमेज इधर पीछे साइड बनता है और ये इमेज होती है वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज। ये तो इमेज का टाइप हो गया। इमेज क्या है अभी मैंने बताया नहीं, बात को समझो। वर्चुअल इमेज कैसे बन रही है, समझ में आया? जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रियल में मिल ही नहीं रही है, नहीं समझ पाए? वो रियल में मिल ही नहीं रही तो वो वर्चुअल हो गया। वर्चुअल का मतलब आभासी। क्या हो गया? आभासी, जिसकी कोई भाषा नहीं होती, समझ गए? आभासी, आभासी का मतलब केवल हम आभास करते हैं, उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। मतलब यहाँ मैं कोई स्क्रीन लगाऊं तो उस पर इमेज नहीं बनेगी। जैसे सिनेमा हॉल में हम लोग जाते हैं, उसके स्क्रीन पर इमेज बनती है, वो रियल है। हम हाथ लगाएंगे तो अपने हाथ पे बन जाएगा। तो अपने घर में जो मिरर है वो इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल, समझ गए? उसको स्क्रीन पर हम ले नहीं सकते। ये तो टाइप ऑफ इमेज हो गया। अब कुछ चीज़ों को स्क्रीन पर ले सकते हैं। जैसे देखो, घर में लगभग सभी देखे होंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है? अरे वो जूम करने वाला मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं देखा है क्या? वो क्या पढ़ा? उससे तुम देखो पेपर जलाते हैं कितने बच्चे, समझ गए? तो जो लाइट आती है इसमें, ये इंसिडेंट रे हो गई। क्या हो गई? इंसिडेंट रे। ये एक्चुअली में रिफ्लेक्शन में हम लोग चले गए, रिफ्लेक्शन में भी होता है। अब ये आपस में इधर मिलती है, तो बताओ ये रियल मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये रियलिटी, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है?
रिफ्रैक्टेड रे, और ये रियल में मिल रही है, तो रियल में यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, दो ही रेस से हम इमेज बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे रियल में मिल रहा है, तो ये हो गई रियल इमेज। क्या हो गई? रियल इमेज। तो ये तो इमेज के टाइप हो गए, एक वर्चुअल एक रियल। तो इससे तुमने क्या सीखा? इमेज कैसे बन रही है, इमेज क्या है? ये रिफ्रैक्टेड रे है। अगर स्कूल में अभी पढ़ाया गया होगा तो ठीक है। ये कौन सा मिरर है? 10th में 8th में पढ़े होंगे नॉर्मली, कॉनकेव, समझ गए। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल से कॉनकेव मिरर क्या है, ये सब ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। इसमें भी रेज अगर आती है ना, तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहीं मिलता है, ऐसे समझ गए। इमेज यहाँ बनी, अरे यही तो इमेज है, अरे यही इमेज है बालक, ये इमेज है। तो इमेज यहाँ बनी, तो ये भी कैसी इमेज बन रही है? रियल। अरे समझ गए ना। अब तुम यहाँ पर अगर इसके सामने तुम पेपर या स्क्रीन लगाओगे तो इमेज तो स्क्रीन पे मिलेगी, रियल इमेज स्क्रीन पर मिलेगी। अब फिर से आते हैं कि इमेज है क्या। अब अपने मन से बताना है तुम्हें कि इमेज एक्चुअली में है क्या। हाँ अगर रिफ्लेक्टेड रे, क्या रिफ्लेक्टेड रे, अब समझो पहले रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रही है, समझ गए। रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे, क्या रिफ्रैक्टेड रे मीट रियल या फिर वर्चुअली अपीयर टू मीट, समझ गए, एट अ पॉइंट, समझ गए, नहीं समझे, आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। तो दिस पॉइंट कॉल क्या? इमेज। समझ गए कि नहीं? नहीं आया? नहीं आया। देखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन लिखो, आफ्टर, अपने मन से ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। आफ्टर रिफ्लेक्शन या और रिफ्लेक्शन, क्या लिखा? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, समझ गए। रे ऑफ इंसिडेंट मीट या appear to meet at point, बस कॉमा लगा के लिख दो, दैट पॉइंट कॉल्ड क्या? इमेज। समझ गए। तो अपने मन से कुछ भी, मतलब अपने को आइडियाज होना चाहिए। कोई कुछ पूछे तो हम जैसे अपने पास जवाब होना चाहिए। बात ये है, पेपर में आए या ना आए उसकी बात अलग है, नहीं समझे? समझ गए कि नहीं? अपनी भाषा में कैसे भी बना के तुम जवाब दो उसको। ऐसा नहीं है कि हम पूछ रहा है कुछ और, हम जवाब कुछ और दे रहे हैं। पेपर में आए चाहे ना आए उसकी बात नहीं है बालक, समझ गए। लेकिन अपने को जवाब आना चाहिए। तो सुनो, तो इमेज इंसिडेंट जो रहेगा रेस, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद मिलती है या अपीयर होती है, मिलती है, मतलब अपीयर दिखती है कि मिल रही है। तो जिस पॉइंट पर मिलती है वही इमेज है, या अपीयर जिस पॉइंट पर होता है वही क्या है? इमेज है। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? तो इमेज कितने टाइप में हो गया? 2 टाइप की। कितनी टाइप की हो गई? 2 टाइप की। एक कैसा हो गया? रियल इमेज, और एक कैसा हो गया? वर्चुअल इमेज। तो अगर मैं अब पूछूं कि दोनों में अंतर क्या है, तो हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? रियल इमेज क्या है बताओ, ऐसे ही बताओ। रियल इमेज क्या है? रियल इमेज ऑलवेज ऑब्टेन एट स्क्रीन, समझ गए कि नहीं? ऑन द स्क्रीन, समझ गए। रियल इमेज को हमेशा हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन लगाएंगे उस पर आ जाएगा। वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं मिल सकती, ठीक है। वर्चुअल लिखो ना, लिखते रहा करो ना।
रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। अपने मन से कुछ भी लिख लो। देखो अब वर्चुअल इमेज हम नहीं स्क्रीन पर नहीं ले सकते। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है। कैसा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा ही बनता है। कैसा बनेगा? उल्टा। मतलब मुंडी नीचे हो जाएगी, तुम खड़े हो जाओगे उसके सामने न, अगर तुम्हारी रियल इमेज बन रही है न, तुम्हारा मुंडी नीचे रहेगा, पैर ऊपर रहेगा, उल्टा बनेगा। समझ गए? वर्चुअल इमेज सीधी बनती है। कैसी? सीधी। सीधी को इसकी भाषा में हम लोग कहते हैं इरेक्ट। क्या कहेंगे? इरेक्ट। सीधी बनती है। समझ गए? इन्वर्टेड मतलब उल्टा। उल्टे का मतलब समझ गए ना? लेटरल इन्वर्जन अलग है। ध्यान से सुनो, जो टीचर ने पढ़ाया होगा का कन्फ्यूजन होगा। लेटरल इन्वर्जन वो अलग है, इन्वर्टेड का मतलब अलग है। इन्वर्टेड का मतलब जैसे मैंने ऐसे रखा तो ये ऊपर है ना, तो इमेज में ये नीचे दिखेगा, ये भाग ना कहाँ दिखेगा? ऐसे नीचे, उल्टा। समझ गए कि नहीं? तो ये रियल में इन्वर्टेड ही बनेगा। और इसमें क्या बनेगा? इरेक्ट, मतलब सीधा, जैसा है वैसा बनेगा। इमेज किसी में भी बने वो हमेशा लेटरल इन्वर्जन ही बनता है। कैसा बनता है? वो अलग बात है। अरे पढ़े होगे ना, लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये है, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा है तो यहाँ पर वो ऐसे दिखेगा। मतलब लेफ्ट राइट दिखता है, राइट क्या दिखता है? लेफ्ट। इमेज के लिए नहीं समझ पाए? लेटरल इन्वर्जन अलग है, वो सब में होता है, चाहे जो मिरर हो। नहीं समझ पाए? चाहे जो मिरर हो वो हर में लेटरल इन्वर्जन होता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? वो लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। ये उल्टा नहीं है, इसे उल्टा नहीं कहते हैं। नहीं आया? उल्टा का मतलब जो नीचे है वो ऊपर दिखेगा। नहीं समझे? समझ गए ना? इसका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चला कन्फ्यूजन है। वो सभी में बनेगा। अब यहाँ पर ये दो चीज़ें हो गई। समझ गए? वर्चुअल और नहीं समझे? वर्चुअल और इरेक्ट हो गया। अब इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अभी जहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है ना, उसके नीचे देखो दिया है, जो पैराग्राफ लिखा है उसमें सब उसने बताया है कि प्लेन मिरर में हम लोग ये सब पढ़ कर आए हैं। अब देखो अपने मन से मैं इमेज बनाना सिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है? बहुत ईजी है इमेज बनाना। दो इमेज बनाते हैं, सिखाते हैं। एक पॉइंट वाला से सीख लिए। अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इससे कहीं से भी लाइट आई होगी, इससे टकराई होगी। अब ध्यान से समझो, इससे टकराई होगी तो कैसे भी तुम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस दो रे चाहिए अपने। कितने रे? दो। ऐसे एक सीधे गुजार देना नॉर्मल से। जो नॉर्मल से गुजर रही है वो नॉर्मल से ऐसे वापस आई होगी नहीं? जो ऐसे गुजर रही है यहाँ से, डरना एकदम है ही नहीं इमेज बनाते वक्त। ऐसे आई होगी, जितना एंगल इधर होगा उतने एंगल से इधर गई होगी, ठीक है? अब इधर ये दोनों तो आपस में मिलेंगे नहीं, ये इधर जाएगी उधर जाएगी, रियल इमेज तो कभी नहीं बनेगी। अब होगा क्या? इसको ऐसे ऐसे पीछे लाना। कहाँ लाना? और इसको भी कहाँ लाना? पीछे। जहाँ मिलेगी वो क्या हो गया? हाँ, वर्चुअल, यही इमेज हो गया। समझ गए कि नहीं? इमेज हो गया। समझ गए? ठीक है। अब ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का हो गया। अब अगर हम बनाएं एक लीनियर ऑब्जेक्ट का, मान लो इसका बनाते हैं, ठीक है? तो इसका बनाएंगे तो इस पर जितने पॉइंट रहेंगे ना, सबकी इमेज इधर बनेगी इस पर। समझ गए? सबकी इमेज बनेगी। तो अपने को सबका नहीं बनाना है, केवल ऊपर वाले पॉइंट का बना देते हैं। और कहाँ का बना देते हैं? नीचे वाले का। नहीं समझ पाए? लाइट आई, इससे टकराई, इससे टकरा के ऐसे गई तो यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ इमेज बना, ठीक है? तो यहाँ का एक पॉइंट ले लेते हैं हम, ए का एक बी का। ए का पॉइंट ले, सेम ऐसे ही बना दो। एक रे ऐसे सीधे गुजार दो, एक ऐसे टेढ़े गुजार दो। कैसे भी गुजार सकते हैं। समझ गए कि नहीं? याद नहीं करना है। ये ऐसे इधर से कहीं भी जा सकती, इमेज पक्का वहीं बनेगा, ठीक है? एक रे ऐसे सीधे ले लेते हैं, और ये ईजी पड़ता है इसलिए ले रहा हूँ मैं, ऐसे ले लेते हैं।
अब ये किधर आएगी, रिफ्लेक्ट होके इधर आएगी, और ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, इधर। ये दो रेज जब इससे निकली है तो इस पॉइंट की इमेज बनेगा कहीं उधर, तो यहाँ बना इस पॉइंट का, मान लो ए डैश। अब फिर ऐसे ही, ये तो मैं अपने मन से बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट ऐसे ही बनता है। जब यहाँ बनेगी तो हो गया बी डैश, ये इमेज है, क्या है, और ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है ना, जिसे हम आभास कर सकते हैं। तो प्लेन मिरर के लिए ये देखा गया, वैसे डिस्टेंस कम हो गया, थोड़ा सा और उधर जाएगा, ये देखा गया कि इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर के लिए, ये हम लोग कहाँ पढ़ कर आए हैं, 8th में बालक। प्लेन मिरर के लिए इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हुआ वो क्या बना, सेम साइज की इमेज बनती है। कैसी बनती है, सेम साइज की। अगर ये h है तो ये भी क्या रहती है, h। समझ गए कि नहीं। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है कितना, साइज ऑफ इमेज के, मतलब हाइट ऑफ इमेज के। और दूसरा क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब समझ रहे होगे, ये सब में होता है, जहाँ जहाँ इमेज बनती है ना मिरर के, सब में होता है लेटरल इन्वर्जन। तीसरा क्या होता है, तीसरा बताओ। हाँ सेम, अरे हो गया, साइज सेम हो गया। अब इधर देखो, डी जितने डिस्टेंस पर बनता है, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से और इमेज की डिस्टेंस मिरर से वो सेम रहता है। समझ गए। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। समझ गए। और क्या पढ़े हो, और बताओ कुछ। इमेज कैसी बनती है, इसमें इमेज इरेक्ट और, हाँ इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो इससे हमने क्या सीखा, जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट ही बनेगा, जो वर्चुअल होगा वो क्या बनेगा, इरेक्ट। तो जो हम लोगों ने इसके पहले रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में लिखे थे वो हम समझ गए थे, वो यही है, जो इरेक्ट होगा वो हमेशा वर्चुअल ही बनेगा इमेज। समझ गए, ये हमेशा याद रखना। चलो हो गया ये। तो ये अभी ख़त्म हुआ अपना कहाँ का चीज़, 8th में जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर। अरे 8th में ये भी तो था, ठीक है, नहीं समझे। तो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर भी 8th में था, कोई बात नहीं है। तो बताओ स्फेरिकल मिरर होता क्या है। जो स्फीयर से बने वो स्फेरिकल मिरर है। समझ गए, समझ गए। तो देखो स्फेरिकल मिरर क्या है, तो हम लोग एक लेते हैं स्फेरिकल ग्लास। क्या लेते हैं, स्फेरिकल ग्लास, हॉलो ग्लास। एक स्फेरिकल हॉलो ग्लास ले लेते हैं। अब समझने की कोशिश करना, बहुत इजी है। मतलब ऐसे ही स्फेरिकल हॉलो ग्लास ले लेते हैं, समझ गए, खाली एकदम ग्लास ले लेंगे, ठीक है, समझ गए। ऐसे फिर इसको कट लगा दो कहीं से भी, ऐसे काट दिया, ऐसे कटोरा बन गया भिखमंगे वाला जैसा, समझ गए। इस टाइप से एक पार्ट उसका निकल गया, समझ गए। तो अब
इस पर अपने को करनी है पॉलिश्ड। क्या करनी है? पॉलिश्ड। समझ गए? अब इस पर पॉलिश दो तरीके से हो सकती है, या तो टूवर्ड सेंटर, समझ गए, या फिर अपोजिट टू सेंटर। समझ गए? नहीं समझे? इधर हो सकता है। ठीक, तो स्फेरिकल मिरर है क्या? अगर पेपर में आए तो स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल हॉलो स्फेरिकल ग्लास। नहीं समझ पाए क्या? ये क्या है? हॉलो स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट है विच हाईली पॉलिश्ड एनी वन सरफेस। मतलब ये स्फेरिकल ग्लास का एक क्या है? पार्ट है जिसका कोई एक सरफेस क्या है? पॉलिश्ड। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? तो हॉलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है। आ गया कि नहीं समझ में? अब इसे हम लोग दो टाइप में बांटे हैं। कितने टाइप में? दो टाइप में इसको हम लोग बांट देंगे। अगर तुमसे अब आएगा, इसकी बहुत सारी पार्ट्स की इसकी डेफिनेशन आती है, तो हम स्फेरिकल ग्लास की डेफिनेशन देकर उसको बता देंगे। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप की हो गई। एक क्या हो गया? कॉनकेव मिरर, और एक हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो बताओ कॉन्वेक्स की डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, या कॉनकेव की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? कॉनकेव मिरर आएगा तो क्या लिखेंगे? इट इज ए स्फेरिकल मिरर। समझ गए? यह एक स्फेरिकल मिरर है, और स्फेरिकल मिरर में दो चीज़ें होती हैं। पहले समझो, देखो स्फेरिकल मिरर है। अब इसकी डेफिनेशन दो तरीके से हम लोग लिखेंगे। पहला तो ये कि जैसे ये अगर कॉनकेव है तो इसका सेंटर इधर है, सेंटर इधर है कि नहीं है? समझ गए? तो अगर ये स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टेड सरफेस किधर क्या, ये वाली सरफेस जो रहती है ना, ये वाली इधर वाली ये सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस कहलाती है। क्या? रिफ्लेक्टेड सरफेस, मतलब जहां से रे रिफ्लेक्ट होती है। समझ गए? तो रिफ्लेक्टेड सरफेस अगर टूवर्ड सेंटर रहे, किधर रहे? समझ गए कि नहीं? तो क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। समझ गए? अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस अपोजिट टू सेंटर रहे तो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स। नहीं समझ पाए क्या? समझ गए? तो लिख लोगे ना? लिख लो। कॉनकेव मिरर इट इज ए रिफ्लेक्टेड सरफेस। अरे ये क्या लिखा है? कॉनकेव मिरर क्या लिखा? इट इज ए स्फेरिकल मिरर, हाँ, टूवर्ड सेंटर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, पॉलिश्ड सरफेस अपोजिट टू सेंटर। समझ गए कि नहीं? पॉलिश्ड सरफेस जो रहेगा वो अपोजिट होगा किधर? सेंटर के। समझ गए? तो इसका अपोजिट ही लिख लो। कहाँ पर? इसका उल्टा ही कॉन्वेक्स मिलेगा। कॉन्वेक्स में भी क्या है? ये स्फेरिकल मिरर है, और इसका सेंटर, इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस जो रहेगा वो अपोजिट हो जाएगा सेंटर के। ठीक है? अब कॉनकेव मिरर की एक नाम और है, बताओ क्या? कॉनकेव मिरर का एक नाम और है ना?
कॉन्वेक्स मिरर का भी एक नाम है, बताओ क्या नाम है। इसमें देखा गया ऐसा, कॉनकेव मिरर में ऐसा देखा गया, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई तो ये किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती है। रिफ्लेक्टेड रे किसी एक पॉइंट पर क्या होती थी, मिलती थी, सभी रेस को एक पॉइंट में मिलाता था। तो इसे कहा गया, ये देखते हुए ये कहा गया कि ये कन्वर्जिंग है। क्या है? तो इसका एक नाम और है कन्वर्जिंग मिरर, लिख लो। कन्वर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स में डाइवर्जिंग मिरर है, क्योंकि रे ऑफ लाइट आई तो उसने उसको मिलाया नहीं, डाइवर्ज किया, मतलब फैलाया। फैलाने की वजह से इसका नाम पड़ा डाइवर्जिंग मिरर। समझ गए? डाइवर्जिंग मिरर हो गया, समझ गए? अब स्फेरिकल मिरर की ये सब तो डेफिनेशन बाद वाली बात है अपने को। अब स्फेरिकल मिरर चाहे कॉन्वेक्स लो चाहे कॉनकेव लो, सभी में ये होता है। कुछ बेसिक डेफिनेशन है मिरर की। यहाँ पर मिरर के एकदम बीच में सेंटर में एक पॉइंट होता है, समझ गए? मिरर पर ही एक मिडल पॉइंट होता है, उसे हम लिखते हैं P। अब चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, उससे मतलब नहीं है, हम P ही लिखेंगे। पहली बात, नाम चेंज नहीं करेंगे, P से ABCD नहीं लिखेंगे, ठीक? एकदम बीच में होगा। बीच में मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे कटोरी होगी, कटोरा जैसा, उसके एकदम सेंटर वाला बीच वाला पॉइंट मिरर पर, समझ गए? सेंटर पॉइंट ऑन द मिरर, समझ गए? ऑन द मिरर, सेंटर पॉइंट ऑन द मिरर। तो ये P का नाम है पोल। क्या नाम है? पोल। डेफिनेशन हम कल लिखेंगे, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या इसमें होता है, ठीक है? पोल होता है। अब ये स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का पार्ट है, इसलिए इसका एक सेंटर होता है। इसका एक सेंटर होता है, उसे हम C से ही लिखेंगे, इसे चेंज नहीं कर सकते हम। तो C हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्व का मतलब सेंटर। C का क्या नाम है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। C सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये वाली लाइन क्या है? अगर देखो पोल की डेफिनेशन आएगी, कुछ नहीं है, कल लिखेंगे, अभी ऐसे समझा रहा। मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, उसका सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, समझ गए कि नहीं? मतलब या ऐसे कह सकते हैं सेंटर पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास है, जहां से मिरर की ये मिरर बनाया गया है, ठीक है? ये लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर तुमसे कोई पूछे प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन बताओ, तो क्या लिखोगे? विच लाइन पास किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से। नहीं समझ में क्या? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होगी वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस बहुत सारे हैं, देखो सेंटर से जितनी लाइन पास होती है ना, सब एक्सिस कहलाती है, मतलब सभी एक्सिस ही हैं। लेकिन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होगी वो केवल एक ही होगी,
वो प्रिंसिपल एक्सिस है। समझ गए? अब ये देखा गया अगर इंसिडेंट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है इंसिडेंट रे, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर मिलती है, वो कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस। सेंटर ऑफ कर, इसमें प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल होता है। इसे रे आएगी तो ऐसे जाएगी, ये सब हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी ऐसे ही पढ़ ले रहे हैं। लाइट ऐसा चैप्टर है बालक, सबको नहीं आता है समझ में। अभी स्टार्टिंग में तो टीचर समझा देता, आ जाता, अभी जब आगे वाली चीज़ें आएंगी तो दिक्कत होने लगेगी। समझ गए? इसीलिए अच्छे से समझो। तो इसमें प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल है। क्या है? वर्चुअल। और इसमें रियल है। ठीक है? तो इसमें जो इमेज बनेगी, इधर बनेगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी, अगर इधर बन रही है तो रियल इमेज बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को फोकस दूरी कहते हैं, फोकल डिस्टेंस कहते हैं। फोकस डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ये कहते हैं। समझ गए? तो चलो इसके आगे हम कल करेंगे। कल भी यही टाइम है क्योंकि परसों तो छुट्टी रहेगी, इसलिए। समझ गए?